कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन ने समझ लिया है, बेसिक रिव्यू पूरा देख लिया है, क्या होता है, कैसे होती है, क्यों होती है और चारों ही क्यों होती है। ठीक है, अब पहले से लेके स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना कैसे। ठीक है, और इसमें मेन अपने को फॉर्मूलेज देखने हैं। समझ तो अपन ने लिया क्या है और समझा क्या है कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो सॉल्यूशन के अंदर तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और नॉन वॉलेटाइल जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो उड़ता ही नहीं है, नाम ही है ना नॉन वॉलेटाइल, तो वो उड़ेगा नहीं तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। क्लियर? When non-volatile solute is added to the volatile solvent, vapor pressure decreases. A अपन हमेशा solvent लेते हैं volatile, B solid solute लेते हैं, लिखा है solid solute मतलब पार्टिकल है, ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, PT टोटल प्रेशर कभी भी सॉल्यूशन का कैसे लिखते हैं, जो दो चीजें उनका PA प्लस PB, P नॉट है XA प्लस P नॉट B XB, वही चीज आखिरी तक आएगी। लेकिन अपन ने बोला है ना B क्या अपना सॉलिड नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल है, नॉन वॉलेटाइल है इसका मतलब क्या है, उड़ेगा नहीं, मतलब उसकी वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा, तो उसका प्योर वेपर प्रेशर जीरो, ये जीरो तो मोल फ्रैक्शन भी जीरो कर दूंगा, जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो PT या P सॉल्यूशन का क्या आएगा फाइनली, A के बराबर ही आएगा, क्योंकि सिर्फ A ही वेपर बना रहा है और कोई वेपर बनाएगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल फॉर नो वेपर, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल तो नो वेपर तो नो वेपर प्रेशर, इसीलिए इसको जीरो कर दिया हमने। अब ये जो दो चीज बची है P टोटल इक्वल टू P सॉल्यूशन ही रहेगा ना, और सॉल्यूशन में वेपर कौन डिनोट कर रहा है, ओनली एंड ओनली A, तो A लिखा है, तो PS इक्वल टू P नॉट XA लिख लो यहाँ से, PF सॉल्यूशन का है वो। ठीक है, अब XA को देखो, अब ये तो मैंने लिख लिया है, लेकिन मुझे B की वजह से सारा काम हो रहा है ना, B की वजह से कितना कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है वो B के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अपन पढ़ रहे हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा B डालूंगा उतने ज़्यादा B के पार्टिकल बीच में फंसेंगे, तो उतने ज़्यादा A नहीं उड़ पाएंगे, तो इसको मेरे को B की टर्म्स में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको B की टर्म्स में कैसा आएगा, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XA क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, वो लिखूँ तो नहीं, 1 माइनस XB लिखा, इसको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे और इसको इससे, तो P नॉट A इंटू 1 P नॉट A इंटू XB P नॉट A XB। ठीक है, अब ये माइनस का था तो इसको मैंने इधर किया तो प्लस में आ गया, ये इधर से उधर किया तो माइनस में हो गया, तो P नॉट A माइनस PS इक्वल टू ये XB क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ना, और B का मोल फ्रैक्शन मतलब B के मोल ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली बस कंपेयर करके बोला तो मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं, तो B के मोल किसके बराबर होंगे, B का मोल फ्रैक्शन P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। इसको अब तुम ध्यान से सुनो, P नॉट A ओरिजिनल था ना, जब मैंने कुछ भी सॉल्यूट नहीं डाला तो मैक्सिमम वेपर क्रिएट हो सकती थी पानी से, जैसे उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डालते जा रहा हूँ 2 2 3 3 4 4 बढ़ाते जा रहा हूँ, वो वेपर कम उठ रही है ना, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब आएगी, जब बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं डाला है, और सॉल्यूट के डालने पे धीरे धीरे कम हो रही है वेपर प्रेशर, तो ज़्यादा माइनस कम, या फिर बोलूँ कि गैप वेपर प्रेशर का, तो ऊपर क्या लिखा है मैंने गैप, गैप में ओरिजिनल कितनी थी P नॉट A मैक्सिमम, और सॉल्यूट के ऐड करने के बाद कम हो गई, तो PS सॉल्यूशन के लिख दिया, PA लिखता उसको। ठीक है, क्योंकि PA इक्वल टू PS ही तो है, तो PS लिखा क्योंकि जो सॉल्यूशन की रहेगी, मतलब गैप लिखना है कि ओरिजिनल कितनी थी प्योर वाटर की और ऐड करने के बाद कितनी हो गई, तो जो गैप है गैप ऊपर लिखोगे, और गैप को कंपेयर किससे कर रहे हैं कि कितना गैप है, सॉल्वेंट से ही कंपेयर करेंगे ना, तो क्योंकि ओरिजिनल जो मैक्सिमम था उससे कंपेयर किया, और ये किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, जितने ज़्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल उतना ही ज़्यादा ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ऊपर जो चीज़ लिखी ना P नॉट A माइनस PS, ये क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इतना कम हो रहा है ना, जो चेंज आया उतना कम हुआ, मान लो स्टार्टिंग में 100 आ रहा था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद 80 आ रहा है, तो चेंज कितने का आया 20 का, तो 20 से कम हुआ ना वेपर प्रेशर, तो ये ऊपर का गैप क्या है मेरा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ऊपर जो लिखा है वो क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, नीचे जो लिखा है वो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है, तो जब लोवरिंग वाले को ओरिजिनल से कंपेयर करूंगा तो दोनों को एक साथ क्या बोलूंगा, रिलेटिव लोवरिंग। ठीक है, वही चीज इधर लिखी बेटा मैंने, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, ऊपर वाला पोर्शन कि इतना लोअर हो रहा है कम हो रहा है, मान लो 100 था 20, तो 100 था 80 तो 20, ये क्यों हो रहा है, XB की वजह से, B के मोल फ्रैक्शन की वजह से तो कम हो रहा है इतना। अब जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो रिलेटिव लोवरिंग क्या आएगा, जो भी लोवरिंग हुई है कम उसको ओरिजिनल से कंपेयर करूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो जिस ओरिजिनल से कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग।
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना पता मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही होगा ना। तो उसको क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या सॉल्यूट इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू ये जो एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही रख रहे हैं, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन में लिख के दे देगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट वर्ड आ गया मतलब समझ जाना वेरी डाइल्यूट, ठीक है। और सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज को अपन, एन बी देखो एन ए बहुत ज्यादा है, एन बी के पार्टिकल बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा चीज में कोई बहुत छोटी सी चीज ऐड करता हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए नीचे इस एन बी को क्या कर देते हैं अपन, नेग्लेक्ट या जीरो कर देते हैं, तो कुछ भी प्लस जीरो कुछ भी रहेगा बस, ठीक है। और ऊपर एन बी, ऊपर वाले एन बी को जीरो नहीं करोगे क्योंकि वो सिंगल टर्म है, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसी को मैंने कैसे लिखा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये चीज लिखी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी में एन बी को जीरो कर दिया तो सिर्फ एन ही रह जाएगा ना, और ये इसको चेंज शॉर्ट करने के लिए डेल पी लिख दिया, नीचे पी नॉट ए रखा, एन बी बाय एन ए रखा, और एन बी बाय एन ए कहीं ना कहीं फाइनली एक्स बी था ना अपना, तो मैं एक्स बी को डायरेक्टली तुमको बोल रहा हूँ कि एन बी बाय एन ए लिखो। क्या बोल रहा हूँ, एक्स बी अपन क्या लिखते थे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखते थे, तो सीधा ये लिख दो ना, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए, क्लियर है। तो वो इतने अलग अलग कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, एक ही है फॉर्मूला, ये वाला समझ लो, ठीक है, यही है भाई, इसी को घुमा फिरा के सारी चीजों का क्लियर है। क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या करना है, जितना चेंज है ओरिजिनल माइनस जो चेंज है, चेंज ऊपर लिखोगे, चेंज को कंपेयर कहीं से करोगे ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल नीचे लिखोगे इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख देना। 3 स्टेप याद रहती है, क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हो उससे सबसे पहला पॉइंट क्या उठाओगे, ओरिजिनल कितना है और कम कितना हुआ, तो जो गैप मिल जाएगा, गैप ऊपर लिखूंगा नीचे ओरिजिनल लिखूंगा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आ गया ना फॉर्मूला, गैप अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हिंदी में 3 लाइन लिख लेना, क्वेश्चन देखते से सबसे पहले क्या करोगे, अगर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे तो गैप इन वेपर प्रेशर अपन ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बस ये 3 पॉइंट लिख के खत्म कर लेना। इतना समझ में आया, ये चीजें लिखी थी। अब देखो ये हो क्यों रहा है, ये इतना वेपर प्रेशर कम क्यों रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना, इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, या सरफेस एरिया कम होगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा, इवापोरेशन कम होगा तो वेपर भी कम बनेगी, तो वही लिखा है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड बाय सॉल्यूट। पहले सिर्फ ब्लू ब्लू पानी वाला था सॉल्वेंट, सॉलिड पार्टिकल बीच में आ गया तो अब 3 ही उड़ पाएंगे ना, पहले यहाँ 5 थे अब 3 ही बचे, तो कम हो जाएगा ना वेपर प्रेशर, तो वो रीजन लिखा है। क्लियर है सभी को? वेपर प्रेशर, वेपर कब बनेगी, जब इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन कहीं पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही कम हो गए तो उड़ेंगे ही नहीं ना, क्योंकि बीच बीच में दूसरे सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए, सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए, सिर्फ सॉल्वेंट के अब जो जो बचे वही उड़ पाएंगे, तो जो कम उड़े तो वेपर भी कम बनी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, इसीलिए सॉल्यूट को ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम लग रहा है, ये रीजन है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक समझ में आया? फॉर्मूला सिर्फ एक ये है, वो भी क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी की वजह से ही सारी चीजें हो रही, तो इसको तो ए कभी रखोगे ही नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मत कर देना, बी ही सारा फसाद की जड़ है ना यहाँ पे, तो उसको ही रखोगे। क्लियर है? चलो अब ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन डाइल्यूट, समझ में आया? कुछ नहीं, रिलेटिव लोवरिंग मतलब नीचे वाले को लिख के कंपेयर किया है, पूरा पूरा है वो रिलेटिव लोवरिंग। अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन होता तो क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं बोल रहा हूं पूरा ही कंपेयर कर रहा हूं, ये पूरा ऊपर वाला नीचे से कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या बोलूं, रिलेटिव लोवरिंग। इसी चीज को मैंने अलग से इधर लिख दिया, बाकी वहां भी लिख लो तो याद रहती है चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है तीनों में से? बार बार रिपीट मत करवाओ यार, है ना। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी भी यही आंसर है। सिर्फ सेकंड वाला सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ये बोला है मैंने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन फ्रीजिंग। एलिवेशन इन फ्रीजिंग तो होता ही नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग होता है तो वो तो सही है। पहला मैंने क्या बोला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव है। क्लियर है? रिलेटिव वर्ड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके वो कॉलिगेटिव नहीं है। क्लियर? नोट कर लेना। तो वो बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है? पूरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के है ना, तो उसी को थ्योरी में लिखा है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले ही तो पढ़ा के आया। कोई सा भी हो, यूरिया ले लूँ, ग्लूकोज ले लूँ, सुक्रोज ले लूँ, फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल के नंबर पे फर्क पड़ता है। ठीक, कितने पार्टिकल आ रहे हैं, 3 आए तो फर्क पड़ेगा, 5 आए तो फर्क पड़ेगा, 1 आए तो फर्क पड़ेगा, किसके आए मतलब नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो आयनाइज ना हो रहा हो। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आ जाता है, तो वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव में चले जाता है। अपन अभी नॉर्मल वाली पढ़ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, समझा मैंने, दिया है पहले। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट सिर्फ कहाँ पे डिपेंड करता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ही है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मेजर्ड बाय ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड। अब मैंने बोल दिया ये इतना, इसको बंद करूंगा, वेपर प्रेशर इतना कम हो रहा है, कैसे मेजर कर रहा हूँ? जिस साइंटिस्ट ने किया था उसने अपने नाम पे रख दिया है, ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड। अगर पूछे तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो मेजर करते हैं प्रैक्टिकली, कौन सी मेथड यूज की जाती है? ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड। ठीक है, अब देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अरे इवापोरेशन बढ़ेगा ना, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसे ही जाएगा ऊपर। लेकिन लॉग पी और 1/T का ऐसा जा रहा है, ये 1/T है, T नहीं है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम, मतलब ये लॉग पी है, सॉरी इसका फॉर्मूला अलग है। हाँ, लॉग ई पी, ई के बेस में रखा है, फिर 10 में अलग, वो सब हटा दो। तुम इस फॉर्मूले से देखो, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज नोन एट ए टेम्परेचर, अगर एक टेम्परेचर पे कुछ वेपर प्रेशर है तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे वेपर प्रेशर में कितना फर्क पड़ेगा? एक T1 टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर है तो T2 पे कितना होगा, उसके लिए एक इक्वेशन दी गई थी, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? लॉग P2/P1 इक्वल टू डेल H वेपराइजेशन, VAP मतलब वेपराइजेशन, 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, पहले भी लिखवाई है इसीलिए। P1 क्या है? वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, और डेल H वेपर क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर इसका ग्राफ आता है तो याद कर लो, ऐसा है। ठीक है, ये गलती से देख लेना। ठीक है, नहीं जो कि वो पूछता है ना, क्या पूछते हैं, इक्वेशन बनती है ना, अरे वाई इज इक्वल टू mx प्लस कांस्टेंट जो बनता है, तो tan थीटा पूछेगा तो वो थीटा यही होता है। ठीक है, स्लोप इज थीटा, और वो स्लोप यहीं से मेजर करता है। वो भले यहाँ तक भी बना देता ना, तो उसको मैं डॉट 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 करके एक्सटेंड करता है, और जो एंगल रहता है यहाँ पे तुम्हारा पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगले दो आते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, रब कर रहा हूँ ये। कैलकुलेटेड एट अनदर टेम्परेचर यूजिंग, चलो सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अब अपन, क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन शॉर्ट जनरल बोलूँ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूट को जब भी मैं कोई प्योर सॉल्वेंट में ऐड करता हूँ, या तुम्हारी भाषा में सिंपल बोलूँ कि प्योर पानी है, पानी में मैंने कोई भी सॉल्यूट ऐड किया, जैसे नमक ऐड किया, पानी नॉर्मली 100 पे बॉईल होता है, पानी में अगर नमक डाल दिया तो वही पानी अब 110 पे बॉईल हो रहा होगा, मतलब 100 से ज़्यादा पे बॉईल होगा। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितने से बढ़ा है वो है उसका चेंज, कि पहले ओरिजिनल 100 पे बॉईल होता था, अब उसने बोल रहा है कि 125 पे बॉईल होने लग गया सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। तो चेंज कितना आया? 25 का। तो वो 25 में 100 में ऐड करूँगा ना हमेशा,
जो भी गिवन कंडीशन हो, कुछ नहीं दे तो अपन वाटर का लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 में 25 ऐड करूँगा तो 125 नया बॉइलिंग पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो अगर वो चेंज देता है कि चेंज 25 का आया है और पानी था, तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125 नया बॉइलिंग पॉइंट होगा। और नया बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है और ओरिजिनल दे रहा है तो चेंज पता कर लूँगा माइनस करके, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ये भी समझा चुका था कि बॉईल करना मतलब क्या, हीट जलाई, वो हीट एनर्जी मिलेगी पानी को, पानी ने अपने पास एनर्जी रखी, पानी ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है उस एनर्जी से। कब तक नहीं उड़ पाएगा, जब तक एटमॉस्फेयर अपना एयर का प्रेशर उस पानी के ऊपर लगा रहा है। जैसे बोला था मछली के ऊपर पानी का प्रेशर लग रहा है, वैसे ही नॉर्मल अपने यहाँ पे अपने ऊपर एयर का प्रेशर लग रहा है ना। तो यहाँ अगर बाल्टी रख दी पानी भर के तो उस बाल्टी पे भी एयर प्रेशर लगा रही है। तो बाल्टी को जब गर्म करूँगा तो वह पानी कब उड़ पाएगा, जब वो ऊपर से एयर को हटा पाएगा, धक्का दे पाएगा। तो एयर अगर 1 एटमॉस्फेयर है 76 mmHg का प्रेशर लगा रही है तो पानी को भी इतना लगाना ही पड़ेगा। अब पानी इतना कब लगा पाता है, 100 डिग्री पे लगा पाता है, ठीक है। 100 डिग्री तक जब पहुंच जाता है तब वो इतना प्रेशर लगा के और उड़ जाता है। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं वेपर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, सब चीज़ें बहुत बार समझा चुका हूँ, इसीलिए अभी एक बार पोलाइट वे में बता दिया है। चलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वही लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेपर प्रेशर एयर का और वेपर मतलब ये वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए वेपर वाला, तो बॉयल हो जाएगी चीज़ें। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत शॉर्ट भाषा में ये समझा था ना तुम लोगों को मैंने कि अगर ये पानी भरा है, ठीक है, एयर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है ये कितना 1 atm का या फिर 76 mmHg या 76 टॉर, तो वाटर को भी इतना बराबर कितना 1 atm इतना लगाना ही पड़ेगा, तब जाके वो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा तब जाके उड़ पाएगा। और जैसे उड़ा मतलब वेपर में कन्वर्ट, तो भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री जब गर्म कर देता हूँ इसको तो ये 1 एटमॉस्फेयर तक का प्रेशर लगा पाता है। वही लिखा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल, वेपर प्रेशर ये वेपर का प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉयल हो जाती चीज़ें। क्लियर है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज एलिवेशन। देखो गैप को ही एलिवेशन बोलूंगा ना, एलिवेशन मतलब कितना बड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल 100 पे बॉयल हो रहा था पानी, नमक डालने के बाद वो 125 पे बॉयल हो रहा है एग्जाम्पल, तो एलिवेशन कितने से हुआ, सिर्फ 25 से हुआ ना। तो एलिवेशन मतलब गैप या डिफरेंस, ठीक है। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, देखो डेफिनेशन अपने को याद रखना नहीं है, सिंपल क्या, एलिवेशन मतलब चेंज या डिफरेंस। तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब नमक मिलाने के बाद बोल रहा हूँ 125 हो गया, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100 था, चेंज कितने का है 25। इफ टर्म्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी, यही एलिवेशन है। क्लियर है, ये इतने से बड़ा। टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। नॉट जब भी लग जाता है तो प्योर के लिए यूज करते हैं ना, तो बी बॉइलिंग के लिए यूज किया है। टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर का कितना है, ये टीबी। सॉल्यूशन का कितना है, सिर्फ टीबी। नॉट लगा दिया तो सिर्फ सॉल्वेंट का है, नॉट हटा दिया तो सॉल्यूशन का है। क्लियर है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। इनका जो चेंज आएगा वही तो अपना एलिवेशन है, डेल टी। क्लियर है, इनका जो चेंज है डेल टी वही तो अपना एलिवेशन आएगा ना। ये मान लो 100 पे बॉयल हो रहा था, नमक ऐड करने के बाद सॉल्यूशन 125 पे बॉयल हो रहा है, तो चेंज 25 का आया, ये अपना 25 एलिवेशन है। ये क्या होगा, ये क्या बी लिखा है ना, बॉइलिंग का बी लिखा है वो, और फ्रीजिंग आया तो एफ लिखूंगा। वो ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए नहीं है, ये बॉइलिंग के लिए बी लिखा है, ठीक है। डेल टी बी मतलब चेंज कितना होगा, ये डेल टी बी चेंज कितना होगा, ओरिजिनल मतलब फाइनल। अब देखो ये चेंज का मतलब ये मत सोचना फाइनल माइनस इनिशियल, ज़्यादा माइनस कम वही चेंज है ना। बोल रहा हूँ बाद में 125 हो गया, पहले 100 था तो चेंज 25, तो वही लिखा। बाद में ज़्यादा हुआ है ना, तो बाद वाला लिखा सॉल्यूशन का, फिर लिखा सॉल्वेंट का, प्योर वाली चीज़ का, तो दोनों का डिफरेंस 25 आएगा। इसके पहले जो किया था, अच्छा फ्रीजिंग में जो करेंगे वो उल्टा करते हैं, डेल मतलब नॉट वाला पहले आता है फिर इधर, क्योंकि वो वैल्यू बड़ी होती है नॉट वाली उसमें, और फिर माइनस में जाता है तो कम होता है। तो अपने को ये नहीं देखना है कि बड़ा छोटा, अपने को वैसे देखना है मोर नंबर माइनस लेस नंबर। ये किसका था,
सॉल्यूशन का, ये किसका था, सॉल्वेंट का। तो माइनस करना है जो भी गैप आता है। अब ये गैप किसके प्रोपोर्शनल है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा नमक डाला तो 100 से मान लो 110 पे बॉईल हो रहा था, और ज़्यादा नमक ऐड कर दूंगा तो 120 पे बॉईल हो रहा होगा, 1 चम्मच और ऐड कर दूंगा तो 130 पे बॉईल होने लग जाएगा। तो पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना नमक के, समझ में आ रहा है, ठीक है। पार्टिकल का मतलब प्योर बेसिस पे बोलूँ तो मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी के फॉर्मूले में आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आता है ना यहाँ पे, तो सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया ये तो चेक कर रहा हूँ यहाँ, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट था मेरे पास, उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया, उससे ही तो फर्क पड़ रहा है ना, मतलब मोलेलिटी से फर्क पड़ेगा इसको। तो इसलिए लिखा है मोलेलिटी ना कि मोलेरिटी, क्योंकि मोलेरिटी सॉल्यूशन से कंपेयर करता है चीज़ों को, मोलेलिटी ने सॉल्वेंट से किया और अपन प्योर सॉल्वेंट से ही कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। तो मोलेलिटी इसीलिए यूज़ किया, ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि मोलेरिटी से क्यों नहीं किया। क्लियर। डेल टी भी किसके डायरेक्टली होगा, मोलेलिटी के, स्मॉल एम। जब भी डायरेक्टली हटता है तो कुछ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, यहाँ पे क्या आया है वो चीज़ के बी, ठीक है, के बी आया है। के बी को बोलते क्या है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेट हो रहा है ना टेम्परेचर, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एम क्या है, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन नहीं है ये, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मोल से, मोल को एन से डिनोट करते हैं, मोलेलिटी है। अब ये डेल टी बी का मतलब क्या है, टी फाइनल बॉइलिंग माइनस टी इनिशियल बॉइलिंग। फाइनल जो भी आएगा मान लो 125 है, इनिशियल कितना था 100 था, तो 125 माइनस 100 वही उसी चीज़ को बहुत फालतू लैंग्वेज में लिख रखा है इनने, ठीक है। इक्वल टू के बी इंटू एम, उसको बहुत शॉर्ट में लिखूँ तो ये ऐसा। अब देखो टी बी कितना है, फाइनल वाला कितना है, जो भी चेंज है, चेंज को काय में जोड़ूंगा मैं, ओरिजिनल वाले में ना। मान लो 25 का चेंज आ रहा है तो 25 का चेंज काय में जोड़ूंगा, प्योर सॉल्वेंट का जो था उसमें जोड़ दूंगा तो मेरे को सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जो भी चेंज है उसको काय में जोड़ रहे हो, ओरिजिनल जो भी बॉइलिंग पॉइंट, 100 में नहीं, ओरिजिनल जो भी बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अगर पानी लेता हूँ तो 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए 100 लिखा है। मान लो वो पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट ले रहा होता जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैं बोल रहा हूँ 80 होता, तो क्या लिखता फिर मैं यहाँ, टी बी इज इक्वल टू डेल टी बी प्लस 80। 80 में उस चेंज को जोड़ता ना, कि 80 पे ओरिजिनल बॉयल हो रहा था और जो भी चेंज आया वो 80 में जोड़ता। यहाँ 100 को रटना नहीं है, पानी लिया है इसीलिए 100 लिया है वो। क्लियर है। तो 100 क्यों लिया है, लिखा है फॉर वाटर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, तो 100 लिया है। कुछ और लूँगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा तो वो रखना पड़ेगा मुझको। तो फॉर्मूलेज नहीं है, तुमको क्या याद रखना है, बस गैप होता है। डेल टी बी क्या होता है, गैप होता है दो बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, बस ओरिजिनल का और सॉल्यूट मिलाने के बाद का। ये इतने इसमें पढ़ने मत, क्या प्लस क्या माइनस। क्लियर है। चलो नहीं, क्वेश्चन में वो या तो सीधा चेंज दे देगा कि 25 का चेंज आ रहा है, या फिर बोलेगा सॉल्यूट ऐड करने के बाद इतना बॉइलिंग पॉइंट हो गया और प्योर सॉल्वेंट का इतना बॉइलिंग पॉइंट था, तो वहां से पता कर लूँगा। क्लियर है। कुछ ना कुछ एक हिंट दे के रखेगा वो। कुछ नहीं देता है तो वाटर मान के चलेंगे, कुछ और देता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा देगा। क्लियर है। जैसे बेंजीन टॉलिन कुछ देता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मार्क करके देगा कि इतना होता है। कुछ नहीं देता है तो वाटर रिज्यूम कर लेते हैं 100 डिग्री पे। ठीक है। के बी क्या है, जो अपना यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना, कोई एक वैल्यू। ठीक है। किस चीज पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। तो ये याद रखना के बी डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है। जो कि गिवन होगा, मतलब के बी की वैल्यू तुम्हारी गिवन होगी। पानी है तो पानी का के बी फिक्स है, बेंजीन दे देगा तो बेंजीन का के बी फिक्स होगा, टॉल्यून देगा तो टॉल्यून का के बी फिक्स होगा। पानी का अपन याद करके रख लेते हैं कितना होता है 0.52। वैसे तो क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन अगर नहीं देता है तो याद होना चाहिए। आधा, सिंपल आधा। 0.5 मतलब आधा ना किसी चीज़ का। ठीक है, बस ऐसे याद रख लो, आधा होता है ये भी। ठीक है। अब वो बोलता है केबी को डिफाइन करो। केबी को कैसे डिफाइन किया, जब मोलेलिटी 1 होगी, मोलेलिटी को 1 रख दूंगा, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स 1 है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी 1 है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलेलिटी 1 आ गई।
1 मोलैलिटी अगर होती है तो Kb किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन जो भी टेम्परेचर है, हाई माइनस ओरिजिनल, तो वही लिखा है Kb इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर पूछता है वो कि Kb को कैसे डिफाइन करते हो तो ऐसे मोलैलिटी को 1 रख के अज्यूम करते हैं और Kb इक्वल टू डेल Tb, वही फॉर्मूले में उसको 1 रख दिया और बराबर कर दिया। क्लियर? ठीक है, अगर वो ये सब चीज़ें नहीं दे के रखता ना, चेंज वेंज, तो पानी की कोई दूसरी, देखो पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट दे देता है तो सिंपल अपना वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, इन गधों के पीछे ग्लास छोड़ रहा हूँ, डेल Tb इक्वल टू Kb इंटू एम। ठीक है, ये लगेगा। लेकिन अगर वो चेंज इन टेम्परेचर नहीं देता है, इनिशियल फाइनल कुछ भी नहीं देता है, और दे देता है लेटेंट हीट, ऐसा कोई नाम देता है कि पानी की लेटेंट हीट इतनी है या पानी का हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो कुछ और है पानी का। तो जो पानी का कुछ और चीज़ दी है उसका फिर फॉर्मूला अलग ही है। ठीक है, अगर ऐसे कोई वर्ड यूज़ करता है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रहा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है उसने पानी का, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, कुछ और है। तो उससे कैसे निकालते हैं, Kb आर Tb नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 LV, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आर गैस कांस्टेंट होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है, वो रखना, Tb जो भी वो दे के रखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, या फिर इसी चीज को mr T0b का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल H वेपराइजेशन कर देता है। डेल H क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सारी चीजें गिवन रहेगी, तुमको पता रहेगा। क्लियर है? चलो, अभी जो ग्राफ आता है इसका क्वेश्चन पूछता है सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब सॉल्यूशन को बॉईल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इतना पता है। तो भाई 2 कर्व देगा, उसमें से तुमको पता करना रहता है कौन सा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट का इसने ऊपर लिखा है, सॉल्यूशन का नीचे लिखा है। ठीक है, अब वो नीचे लिखने का मतलब इस पॉइंट पे तुमको देखना है कि एंड कहाँ हो रहा है, उसको टेम्परेचर वाले पॉइंट पे मैच करना नीचे, क्योंकि टेम्परेचर एक्स एक्सिस में। तो इधर देखो, यहाँ 0 होगा टेम्परेचर बढ़ बढ़ के कुछ आएगा, और आगे जाएंगे तो कुछ और ज़्यादा ही आएगा ना उससे। तो ये वाली लाइन जो है ये इस पे गिर रही है और ये वाली यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब जो पहले वाली लाइन है, हाँ 2 मिनट रुक जाओ ना, खत्म होना है, क्या है फालतू की बातें मत किया करो। ठीक है, चलो, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन 2 पॉइंट को अपने को देखना है जहाँ पे कर्व एंड हो रहा है। बेटा इधर सुन लो, जहाँ कर्व एंड हो रहा है उन 2 पॉइंट को देखोगे, उनसे टेम्परेचर वाले पे ऐसे डॉट्स मार्क्स कर दोगे। अब मुझे पता है ये ज़्यादा टेम्परेचर है कम, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो ये कर्व किसका होगा, जहाँ ये टच हो रहा है, सॉल्यूशन का। और जिस पे कम टेम्परेचर है वो जहाँ टच हो रहा है किसका होगा, सॉल्वेंट का। क्लियर है? तो सॉल्यूशन वाला यहाँ पे नीचे आ रहा है और सॉल्वेंट वाला ऊपर आ रहा है। तो ऐसे रटना मत, ऊपर नहीं, बस पॉइंट्स देख लेना कि टेम्परेचर वाले पे कहाँ गिर रहा है। ये Tb नॉट है, ठीक है, और वो Tb है, ये लिख दिया। अब वेपर प्रेशर देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं कम होगा, कम होता है ना। तो जब मैं इन 2 पॉइंट को इधर मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे तो सेम आ गया डंडा, इन 2 पॉइंट को जब इधर मार्क करता हूँ तो यहाँ पे 0 से शुरू होगी ना चीजें। तो 0 से अगर चीजें शुरू हो रही तो यहाँ कुछ कम वैल्यू होगी, यहाँ कुछ ज्यादा वैल्यू होगी। तो ज्यादा किसका वेपर प्रेशर होता है, सॉल्वेंट। तो जहाँ पे ये डॉट टच हो रहा होगा ऊपर वाला, वो सॉल्वेंट होगा, और जहाँ कम वाला टच हो रहा होगा तो कम वेपर प्रेशर किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो या तो टेम्परेचर वाले एक्स एक्सिस पे पता कर सकते हो कि कौन से डंडा कौन सा है, या फिर वेपर प्रेशर वाले डंडे से। क्लियर है? और इनके बीच का जो गैप होता है वही तो चेंज है। अगर वो डेल टीबी क्वेश्चन में नहीं दे के रखता है और तुमको ग्राफ दे देता है, तो तुम यहाँ देख लेना कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, उन 2 वैल्यू को माइनस कर लेना, तो तुम्हारा डेल टीबी आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसे भी अगर आते हैं तो ध्यान रखना। और बॉयल कहाँ पे होते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है ना, तो वह इसलिए लिखा है कि 1 ATM पे बॉयल हो गया सॉल्वेंट अपना। क्लियर है? और उसी पे बॉयल होने के लिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है सॉल्यूशन को। सेम 1 ATM है, 1 ATM पे सॉल्वेंट जहाँ बॉयल हुआ है जितने टेम्परेचर पे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है इसको बॉयल होने में। तो वो चीज़ें लिखिए बस, ये ग्राफ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है सभी को? अगला है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अपन ने क्या पढ़ा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज़्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको समझ के देखो, वेपर प्रेशर कम मतलब वेपर कम उठ रही है तो अंदर पार्टिकल ज़्यादा है ना, तो उनको बॉईल करने में उतना ज़्यादा टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। जब मैंने सॉल्यूट नहीं ऐड किया था तो ज़्यादा खुद ही उड़ सकते थे ना जल्दी, या कम टेम्परेचर पे जल्दी उड़ सकते थे तो बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना ज़्यादा एलिवेट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना कम वेपर प्रेशर है। जितना कम वेपर प्रेशर कम कब होता है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया हो। ठीक है, तो ये रटने नहीं है, बस एक बार समझ लिया तो याद रहेंगी ये चीज़ें। अगला, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया है, रिलेटिव नहीं लिखा है उसने, बस लोअरिंग लिखा है, तो वो पी नॉट ए माइनस पी एस है। ठीक है, बट यहाँ आप कहीं भी ए यूज़ नहीं किया इसीलिए नहीं लिखा था वो। ठीक है, ओरिजिनल माइनस सॉल्यूशन का, क्योंकि ओरिजिनल का ज़्यादा होता है माइनस सॉल्यूशन का कम होता है, वो लिखा है। डेल टी बी इक्वल टू डेल पी, और ये एक्स बी के बराबर होता था ना। एक्स बी क्या होता था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और वहाँ नीचे एक चीज़ को गायब कर दिया था तो सिर्फ एन ही रह रहा था, तो वही चीज़ पे लिखी है। क्लियर है? इधर बेटा इधर पढ़ रहे हैं, इधर देखो इधर। ठीक है, डेल टी जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया जाता है कि कितना चेंज आया है, कहीं से, लैंड्सबर्ग मेथड। अगर थ्योरी में आता है कभी क्वेश्चन तो, वरना नहीं आएगा, चांस कम है। लेकिन देखो दो वर्ड नहीं मिले ना यहाँ से, एक तो लैंड्सबर्ग मेथड और यूबिलोस्कोपिक। यूबिलोस्कोपिक से नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ये इससे नहीं आएगा, ये लैंड्सबर्ग मेथड नहीं है। लेकिन इसके पहले जो मेथड पढ़ी थी, इसके पहले वाले में, वहां से आता है। हाँ ये आता है, क्यों मिल जाएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, के भी अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से। ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, घर पे करना है सब। ठीक है, डेल टी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय लैंड्सबर्ग मेथड। ठीक है, देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब ये जो हिंदी में लिखा ना यही कंक्लूजन है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं रहा है, का बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कभी भी किसी में ऐड करोगे तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा उस चीज का। ठीक है, बिकॉज डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ एयर एंड सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एयर जो वेपर प्रेशर लगा रहा है और जो सॉल्वेंट प्योर लगा रहा था उसके गैप को बढ़ा रहा है, क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ से भी वेपर प्रेशर अब कम उठेगा ना। यहाँ का वेपर प्रेशर कम हो गया तो एयर का ज्यादा लगेगा। इधर देखो 1 ATM ऊपर से प्रेशर लग रहा है। ठीक है, नीचे प्योर पानी है, प्योर पानी कुछ टेम्परेचर पे अपनी वेपर उठा रहा था। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वो 1 ATM कर देता है। जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल ऐड कर दिए तो इसकी कम वेपर उठती है ना। अब इसकी कम वेपर उठना मतलब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा फील हो रहा होगा ना, क्योंकि इसकी प्रेशर तो कम लग रही है। इधर से मान लो 3-4 डॉट ही ऊपर उठ रहे हैं, उधर से 50 डॉट आ रहे हैं, तो ज्यादा है ना वेपर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा लगने लगेगा, या फिर बोलूँ कि इनका जो गैप है, वेपर प्रेशर का गैप और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गैप, ये गैप बढ़ जाता है सॉल्यूट को ऐड करने पे। सॉल्यूट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ये कम हो गया तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर का। तो वही पॉइंट लिखा है, क्योंकि जब ये पॉइंट थ्योरी में आते हैं तो फिर वहाँ नहीं मतलब समझ में आएगा। ये लिखा है बिकॉज डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ एयर एंड सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एयर का वेपर प्रेशर 1 था, वो तो 1 ही रहेगा। सॉल्यूशन का अपन ने और कम कर दिया सॉल्यूट ऐड करने पे, तो गैप बढ़ गया, वो लिखा है। क्लियर है? सीधे बैठो। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन वाटर प्लस सॉल्ट अगर कर दिया तो कितने पे बॉईल हो रहा होगा? एग्जाम्पल लिया है, श्योर नहीं हूँ। ठीक है, 110 डिग्री, लेकिन उससे तो ज़्यादा ही लगेगा 100 से। तो ये जो गैप आया है, इस गैप को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिंग सॉल्यूट। क्लियर है? डेल टी क्या होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तुमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है, उतना ही चेंज फ़ारेनहाइट में भी होता है। ठीक है, चेंज कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि चेंज में 273 प्लस कर दिया। अरे नहीं, ये होता है ना K = C + 273,
तो मैं बोल रहा हूँ जितना चेंज सेंटीग्रेड के लिए आएगा उतना ही चेंज केल्विन के लिए भी आएगा। जैसे मैंने बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 120 डिग्री सेंटीग्रेड में गैप कितना है? 20 का। 100 डिग्री को जब उससे कंपेयर करूँगा मैं केल्विन से, तो 100 डिग्री कितना होता है? 373 केल्विन। और 120 डिग्री कितना होगा? इसमें B4 जोड़ दूं तो 393 केल्विन। तो गैप तो यहाँ भी 20 का ही रहा, 20 डिग्री का, डिग्री नहीं लगाते, 20 का रहा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये फ़ारेनहाइट है ना, सॉरी केल्विन, जो भी मतलब किसी में भी ले लेना है, सब में सेम ही रहता है। और 120, तो इसमें भी गैप 20 का ही रहेगा, तो उसमें यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं या 10 फ़ारेनहाइट लिखूं, एक ही बात है, या 10 केल्विन लिखूं, गैप उतना ही रहता है। क्लियर है? थर्मोडायनेमिकली जब बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया जाता है तो उसकी बेटा बातें नहीं, थर्ड बेंच, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एफ होता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और वेपर बराबर हो जाता है ना, मतलब ठीक है, तो टेम्परेचर को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल जी, अच्छा डेल जी तो हटा दिया इसने, 0 कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल जी 0 हो जाता है, पढ़ते हैं। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू, ये कंडीशन आएगी बाद में, लिख लेना, डेल जी इज इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज कुछ नहीं होता, 0 होता है। जितनी गिब्स फ्री एनर्जी इधर से आती है उतनी इधर से, तो चेंज 0 रहता है। ठीक है, तो डेल जी इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पे, तो ये 0 कर दिया, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा? डेल एच बाय डेल एस। तो ये भी याद रखना, कभी थर्मोडायनेमिकली इसका इस इक्वेशन से पूछता है तो ऐसे करते हैं, डेल जी को 0 कर देते हैं, क्योंकि चाहे बॉइलिंग हो चाहे फ्रीजिंग हो, डेल जी 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे। ठीक है, वही लिखा है थ्योरी के पॉइंट फॉर्म में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर, ये डेल एच डेल, ठीक है, फॉर प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सिमिलर बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल बी सिमिलर इन बोथ दिस केसेस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सॉल्वेंट जो है मेरा पानी है, सॉल्वेंट आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहा है उसमें मैं नमक ऐड करूँ तो नमक की वजह से यहाँ फोर्स डिक्रीज नहीं हुआ है वाटर के आपस का, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ मिक्स या रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो नमक की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्वेंट का कम नहीं होता है, ये पॉइंट लिखा है बस। क्लियर है? चलो, ये अपना सेकंड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे खत्म होता है। अब जो तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी ना वो पढ़ेंगे अपन कल। कौन सी आती है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।